हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया वो है रणथंभौर के चौहान वंशज के बारे में। फ्रेंड्स, अपन इस वीडियो के अंदर रणथंभौर चौहान वंशज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ का जो प्रतापी शासक है उसके बारे में फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपनी बेल आइकन को दबाएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है रणथंभौर के चौहान, यानी कि कल तक जो अपन ने पढ़ा था वो अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ा था। बाकी जो शाखा है फ्रेंड्स समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रणथंभौर के चौहान, ये भी एक प्रकार से अजमेर के चौहान वंश का ही खून है। फ्रेंड्स, जो गोविंदराज हैं यहाँ के संस्थापक, जिन्होंने 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक बने या नींव डाली, तो फ्रेंड्स इनको है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था यहाँ का संस्थापक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन को ये बातें पता होनी चाहिए कि जो रणथंभौर के चौहान वंश के जो आपके संस्थापक हैं वो कौन है? गोविंदराज हैं। कौन फ्रेंड्स? गोविंदराज। ये क्या है? यहाँ के संस्थापक हैं। 1194 ईस्वी के अंदर इन्होंने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश के ये संस्थापक हुए। फ्रेंड्स, उसके आगे यहाँ के सबसे प्रतापी शासक की अगर अपन बात करें तो यहाँ का सबसे जो प्रतापी शासक है वो फ्रेंड्स कौन है? हम्मीरदेव चौहान है। हम्मीरदेव चौहान। अब फ्रेंड्स, आप सभी ने हम्मीरदेव चौहान के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। आप सभी ने पहले भी अच्छे से पढ़ा होगा। सबसे पहले अगर मैं इनके शासनकाल की बात करूं तो 1282 से लगा के 1301 तक, 1282 से लगा के 1301 ईस्वी तक फ्रेंड इनका शासनकाल चलता है रणथंभौर के अंदर। अब फ्रेंड्स, मैं इनके बारे में अगर बात करूं तो ये एक ऐसा शासक है जो अपने इतिहास में अपनी हट के लिए प्रसिद्ध हुआ है। और फ्रेंड्स, इनको रणथंभौर चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी बातें याद रखना। इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर मैं इनकी प्रारंभिक विजय की बात करूं तो इनके जो प्रारंभिक विजय हैं वो एक प्रकार से दिग्विजय कहलाती हैं। यानी कि दिग्विजय के बाद इन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था कोटिचीयन यज्ञ। अब फ्रेंड्स, ये कोटिचीयन यज्ञ क्या होता है? तो ये उस टाइम में अश्वमेध यज्ञ के समान ही होता था। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि रणथंभौर चौहान वंश के किस शासक ने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो वो फ्रेंड्स किन्होंने कराया था? हम्मीरदेव चौहान ने। दिग्विजय के बाद करवाया था किसका? कोटियजन यज्ञ करवाया था। और फ्रेंड्स, ये जो कोटियजन यज्ञ जब इन्होंने करवाया था तब इनके जो पंडित थे उनका नाम है पंडित विश्वरूप। पंडित विश्वरूप। क्या नाम है फ्रेंड्स? पंडित विश्वरूप। तो ये बातें आप सभी लोग याद रखना कि इनके जो कोटिचीयन यज्ञ करवाया था इस टाइम पंडित कौन था? तो पंडित विश्वरूप था। आप सभी लोग याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स, आगे अपन अगर बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि 1292 ईस्वी के अंदर यहाँ रणथंभौर चौहान, ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसको फ्रेंड्स जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाला था यहाँ पे। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से पता भी होगा कि 1292 ईस्वी के अंदर जो रणथंभौर का जो दुर्ग है इसको फ्रेंड्स जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा घेरा डाला था यहाँ पे। तो ये काफी लंबे समय तक यहाँ पे घेरा रहा। उसके बाद में फ्रेंड्स, जब इनसे ये दुर्ग विजय नहीं हो पाया तब जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात बोली थी जो आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं ऐसे 10 दुर्ग तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो आप सभी लोग याद रखना, रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा गया है। और किसने कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तो यानी कि यहाँ से आपको एक बात और पता चल रही होगी कि जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने फ्रेंड्स जब यहाँ पे घेरा डाला था रणथंभौर दुर्ग के अंदर, तो जब दुर्ग विजय नहीं हो पाया तब इन्होंने एक बात बोली थी कि ऐसे 10 दुर्ग में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता।
तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, क्या ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। फ्रेंड्स, इनके बाद में आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो अपने इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का जो पहला साका हुआ है फ्रेंड्स, रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ है 1301 के अंदर। अब जो 1301 के अंदर जो साका हुआ उसमें फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी थे, जो इन्होंने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पे। तो फ्रेंड्स अपन उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसके बारे में अपन अच्छे से यहाँ पे बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक युद्ध हुआ था इतिहास में, जो प्रसिद्ध युद्ध है, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका युद्ध है, इससे पहले एक छोटी सी बातें बता देता हूँ आपके लिए कि ये मान लिया कि ये आपका रणथंभौर का दुर्ग, और जो रणथंभौर का दुर्ग है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर रणथंभौर को आपको अगर जीतना होता था तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कुंजी थी जिसका नाम था जाइन दुर्ग। अब फ्रेंड्स, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो रणथंभौर का दुर्ग है इसके बारे में एक तो इसको बोला जाता है दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज बोला जाता है। एक क्या इसके लिए कमेंट है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तर बंद है। यानी रणथंभौर दुर्ग कैसा है? बख्तर बंद है। यानी कि जब इस दुर्ग को अगर आपको जीतना होता था तो सबसे पहले क्या? जाइन दुर्ग को आपको जीतना होता था। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के नेतृत्व में 3 बार यहाँ पे अभियान भेजा था। आप सभी लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। जो इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध हुआ है उस युद्ध का नाम है फ्रेंड्स हिंदू वाटिका युद्ध। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखिएगा, एक इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध हुआ हिंदू वाटिका युद्ध, जो किस किस के मध्य हुआ? हमीरदेव चौहान और इधर से फ्रेंड कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के फ्रेंड सेनापति कौन थे यहाँ पे? तो उलुग खा और नुसरत खा। और जो अपने हमीरदेव चौहान थे, इनके फ्रेंड जो सेनापति थे आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन थे? धर्म सिंह, एक तो थे धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कौन से थे? ये तो हमीरदेव चौहान के थे और ये कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे, उलुग खा नुसरत खा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि इतिहास में ये युद्ध हुआ क्यों। जो हिंदू वाटिका युद्ध है, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति अपनाई थी, साम्राज्य विस्तार की नीति। यानी कोई भी युद्ध होने से सबसे पहले तो उसका रीजन क्या होगा कि कोई भी राजा जो होगा अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर अपन हमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग अपन अगर बात करें तो जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान से वापस आ रही थी, आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना कि जो अलाउद्दीन की सेना है जब गुजरात अभियान से वापस आ रही थी तो इसके सेनापति उलुग खा, नुसरत खा और एक और था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। अब इन दोनों में मतभेद होता है, यानी उलुग खा, नुसरत खा और मोहम्मद शाह के मध्य मतभेद होता है धन के बंटवारे को लेके। और जो मोहम्मद शाह है वो वहां से धन वगैरह सब लेके किसकी शरण में आ जाता है? हमीरदेव चौहान की शरण में। ये तो किसके अकॉर्डिंग है? हमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग। अगर अपन फ्रेंड्स हमीर हट के अकॉर्डिंग बात करें तो उसके अंदर ये ऐसा उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन की जो बेगम थी चिमना, उसका फ्रेंड्स जो है मोहम्मद शाह के साथ प्रेम प्रसंग चलता है और इसके कारण वो दोनों किसकी शरण में आ गए थे? हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए थे। तो ये है इस युद्ध के पीछे जो रीजन बताए जा रहे हैं वो। फ्रेंड्स, आपको इन रीजन के बारे में हालांकि इतना पता नहीं रखना है, अपन को सिंपल कंसेप्ट के बारे में पता रखना है कि क्या हुआ इस युद्ध के अंदर, क्या युद्ध का परिणाम रहा था, ये सारी बातें अपन को पता होनी आवश्यक है।
तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड टाइम में जब अलाउद्दीन खिलजी ने उलग खां नुसरत खां को भेजा था, तब इन्होंने जब रणथंभौर दुर्ग जाइन दुर्ग पे तो अधिकार कर लिया था, बट जब रणथंभौर दुर्ग पे घेरा डाला तो घेरा डालने के वक्त इनकी फ्रेंड मौत हो गई थी, जिसका नाम क्या था, ये घेराबंदी के समय मारे गए थे, जिनका नाम क्या था, नुसरत खां। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना, नुसरत खां थे जिनकी घेराबंदी के समय मौत हो गई थी। अब फ्रेंड्स जब इनको पता चलता है कि नुसरत खां की घेराबंदी के में मौत हो जाती है, तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ पे आते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी जब स्वयं आते हैं तो इनके साथ एक इतिहासकार आता है जिनका नाम क्या है, अमीर खुसरो। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना कि इनके साथ एक इतिहासकार आता है जिसका नाम क्या है, अमीर खुसरो। अब फ्रेंड्स एक बार अमीर खुसरो को साइड में रख देते हैं, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे आराम से। अमीर खुसरो को आपको केवल इतना सा याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रणथंभौर विजय के यानी रणथंभौर युद्ध के अंदर कौन इतिहासकार कौन सा इतिहासकार इनके साथ में आया था, तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, अमीर खुसरो था। अब फ्रेंड्स होता क्या है इस युद्ध का, अगर अपन परिणाम की बात करें तो देखिएगा यहां से फ्रेंड्स एक दो बातें आती हैं कि इनके जो सेनापति थे, एक का तो नाम क्या है, रणमल, और एक का नाम है रतिपाल। फ्रेंड्स ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हमीरदेव चौहान के साथ क्या की थी, गद्दारी की थी। सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना है कि रणमल और रतिपाल ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ गद्दारी की थी। फ्रेंड्स जब ये युद्ध हुआ तो हमीरदेव चौहान ने अपनी पत्नी रंगवती और अपनी पुत्री पद्मला से ये कहा था कि अगर मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, पहली बात तो ये कि मैं युद्ध विजय करके ही वापस आऊंगा। बाय चांस अगर मैं युद्ध हार जाता हूं तो आपको अगर विपक्षी सेना या विरोधी सेना के अगर आपको झंडे दिखाई देते हैं, यानी झंडे ऊपर दिखाई देते हैं, तो आप दुर्ग से समझ लेना कि हमारी सेना की हार हो गई है और आप पीछे से जोहर कर देना। बट अगर अपनी सेना के अगर आपको झंडे दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना कि अपनी सेना जीत गई है, आप वापस खुशी से रहना। तो फ्रेंड्स आगे होता क्या है कि हमीर की सेना, जो हमीर की सेना है, लड़ते लड़ते फ्रेंड्स इस कदर लड़ गई कि इनको होशो हवास नहीं रहा, यानी कि इस युद्ध का अगर परिणाम की बात करें तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे हार हुई थी, ये आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस युद्ध के अगर परिणाम की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमीरदेव चौहान की सेना लड़ते 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 इस कदर फ्रेंड्स इस युद्ध में एकदम हो गई कि इन्होंने जब युद्ध का परिणाम तो जब निकला तो इन्होंने क्या किया, गलती से फ्रेंड्स विपक्षी सेना के जो झंडे हैं वो ऊपर उठा लिए, और वहां से जब रानियों ने देखा कि जो झंडे हैं वो तो विपक्षी सेना की हवा में लहरा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, पीछे से जोहर कर दिया। और जो हमीरदेव चौहान को जब पता चला तो फ्रेंड्स यहाँ पे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। यानी कि ये है कि यहाँ का जो सबसे पहला, जो राजस्थान का जो सबसे पहला शाखा है 1301 में 11 जुलाई 1301 के अंदर संपन्न हुआ। राजस्थान का पहला शाखा, राजस्थान का सबसे ये पहला शाखा था फ्रेंड्स। इसमें है ये किसके नेतृत्व में हुआ, तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में तो क्या हुआ, केसरिया हुआ, और इनकी जो पत्नी है रंग देवी और इनकी जो पुत्री है पद्मला, इनके नेतृत्व में फ्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे जोहर हुआ, जो इतिहास में जल जोहर के नाम से प्रसिद्ध है। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना कि जो इतिहास में जल जोहर के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, यहाँ से राजस्थान के अंदर शाखों की शुरुआत हो जाती है। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, ये जो इतनी बातें बोली गई हैं फ्रेंड्स, इनके जो बाद की बातें हैं उसको अपन अच्छे से देखते हैं कि इस युद्ध के परिणाम की फ्रेंड्स जो बाद की बातें हैं यहाँ पे अपन अच्छे से इनको सीखेंगे। फ्रेंड्स युद्ध के परिणाम के बाद अमीर खुसरो, अभी मैंने आपको बताया अमीर खुसरो ने एक लाइन कही थी कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया।
क्या लाइन बोली थी, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, ये वाक्य किसने कहा था, तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने कहा था। किसके लिए, कुफ्र का मतलब होता है इस्लाम का विरोधी, यानी कि आज इस्लाम विरोधियों का जो घर था वो इस्लाम का घर हो गया। ये किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। अब इनके जो बाद की बातें आती हैं, यानी कि मैंने जो अभी आपको नाम बोले थे, क्या क्या, एक तो हमीर महाकाव्य, यहां से फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक है हमीर हट और एक आपके सामने आएगा हमीर रासो। जो हमीर महाकाव्य है वो फ्रेंड्स किसने लिखा, तो नयन चंद्र सूरी ने लिखा। किसने फ्रेंड्स, नयन चंद्र सूरी ने लिखा। जो हमीर हट है वो किसने लिखा, चंद्रशेखर ने। हमीर हट किसने लिखा, चंद्रशेखर ने। हमीर रासो किसने लिखा, तो सारंगधर या फिर आप बोल सकते हो जोधराज। अलग अलग बुक्स में फ्रेंड्स अलग अलग नाम आते हैं, सारंगधर या फिर आप बोल सकते हो जोधराज। यानी कि हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर रासो सारंगधर या जोधराज। फ्रेंड्स यहां से अगर आपको याद रखना है, अगर आसान बनाना है, तो हडीला से आप समझ लेना कि इतिहास में हडीला कौन था, चंद्रशेखर था। जो आप ऐसे याद रह जाएगा कि हमीर हट के रचयिता कौन है, तो चंद्रशेखर। महाकाव्य किसने लिखा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने। और हमीर रासो किसने लिखा, तो सारंगधर या जोधराज ने। रासो से आप समझ लेना यानी सारंगधर या फिर जोधराज। तो फ्रेंड्स ये इतनी सी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको 1% भी यहाँ पे डाउट नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि फ्रेंड्स जब भी हमारी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय